आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 4 का, और इस सबक का उन्वान है यादें। इस सबक में बच्चों सज्जाद ज़हीर की यादें दी गई हैं जो रोशनाई के उन्वान से यहाँ पर शामिल हैं। यादें बच्चों उर्दू अदब में कोई बाकायदा सिन्फ नहीं है, लेकिन जिस तरह उर्दू अदब के अहम मुसन्निफ़ीन ने यादें के उन्वान से अपनी यादें लिखी हैं, अपनी यादों का इजहार किया है, उस हिसाब से ये माना जा सकता है कि कुछ वक्त बाद या धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरेगा ये भी एक सिन्फ की हैसियत हासिल कर ले। जिस तरह से मकतूब निगारी शायरी शामिल हुई है, उसी तरह से यादें भी हमारे अदब के अंदर सिन्फ की हैसियत से दाखिल हो सकती हैं। यादें बच्चों इसके अंदर मुसन्निफ़ीन अपनी यादें ज़ाहिर करते हैं, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सज्जाद ज़हीर की यादें शामिल हैं। सज्जाद ज़हीर उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता मुसन्निफ़ीन में एक बड़ा नाम है और अहम नाम है। सज्जाद ज़हीर ने तरक्की पसंद तहरीक को आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल अदा किया है, बहुत मेहनत की है, और बहुत मशक्क़त के बाद आपने जो कलाम ज़ाहिर किए हैं, जो आपके कारनामे ज़ाहिर हुए हैं, वो बच्चों बड़े एहतराम के काबिल है, बड़ी इज़्ज़त के काबिल है। यहाँ पर आपकी लिखी हुई यादें रोशनाई के नाम से शामिल हैं। इस यादों के अंदर आपने अपने अमृतसर दौरे की यादें ताज़ा की हैं। अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर तरक्की पसंद तहरीक के मुसन्निफ़ीन का इजलास हुआ था। इस इजलास में शामिल हुए थे, साथ ही पंजाब के किसानों का इजलास भी उस जगह के ऊपर था। वो लोग भी अपनी तहरीक के सिलसिले में जमा थे, ये उनके साथ भी शामिल हुए। और साथ ही इसी सबक के अंदर सज्जाद ज़हीर ने अल्लामा इकबाल से अपनी मुलाकात की यादों को भी संजोया है, उनको हमें सुनाया है। तो अल्लामा इकबाल से मुलाकात का वक्त है, वो भी बड़ी खूबसूरती से आपने पेश किया है, और पंजाब के किसान तहरीक से मुताल्लिक यादें वो भी शामिल हैं, और तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का जो जलसा हुआ था, इजलास हुआ था, उसकी भी यादें आपने बहुत खूबसूरती से पेश की हैं। तो हम शुरू करते हैं बच्चों सबक का तीसरा हिस्सा, जिसके अंदर रोशनाई के उन्वान से सज्जाद ज़हीर की यादें शामिल हैं। सज्जाद ज़हीर बच्चों कहते हैं 1937 की गर्मियों के शुरू में पंजाब किसान कमेटी का सालाना इजलास अमृतसर में होना करार पाया था। वो याद करते हुए कहते हैं कि 1937 था, साल 1937 था, और गर्मियाँ थी। गर्मियों के शुरू में पंजाब किसान कमेटी का सालाना इजलास अमृतसर में होना करार पाया। सूबा मुत्तहिदा के किसान सभा के कारकुनों की हैसियत से डॉक्टर अशरफ को और मुझे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मद्दऊ किया गया था। मद्दऊ यानी दावत दी गई थी। और सूबा मुत्तहिदा आज़ादी से पहले पंजाब जो अभी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा हिंदुस्तान में है और एक हिस्सा पाकिस्तान में है। आज़ादी से पहले एक ही पंजाब था, और उस पूरे सूबे को जो इत्तेहाद के साथ था, मिला हुआ था, उसे सूबा मुत्तहिदा यहाँ पर कहा जा रहा है। यानी हिंदुस्तान का पंजाब भी शामिल है इसमें, और पाकिस्तान का पंजाब भी शामिल है। इस सूबे मुत्तहिदा के किसान सभा के कारकुनों यानी काम करने वाले हिस्सेदार, ये इनके हिस्सेदार थे सज्जाद ज़हीर और डॉक्टर अशरफ। इसलिए इनको इस इजलास के अंदर, जो कमेटी का सालाना इजलास था, इस इजलास में मद्दऊ किया गया था, इनको बुलाया गया था। हम दोनों उसकी आरज़ूमंद भी थे, यानी इनकी भी ख्वाहिश थी कि इनको बुलाया जाए। ये खुद उस इजलास में जाना चाहते थे, उस कमेटी के सालाना मीटिंग के अंदर ये शामिल होना चाहते थे, और इन्हें मद्दू भी कर लिया गया था, दावतनामा भी दिया गया था। अब ये क्यों शामिल होना चाहते थे? तो ये कहते हैं सज्जाद ज़हीर, इसलिए कि पंजाब के किसान तहरीक हमारे सूबा की किसान तहरीक से ज़्यादा मजबूत थी, और हम चाहते थे कि अपनी आंखों से पंजाब के जर्री और आज़ाद ख्वाह किसान अवाम को हज़ारों की तादाद में एक जगह पर जमा देखें। ये उसकी वजह भी बयान करते हैं कि हम क्यों जाना चाहते थे, क्यों देखना चाहते थे। तो ये कहते हैं इन्हें मालूम था कि पंजाब की किसान तहरीक हमारे सूबा की किसान तहरीक से। अब हमारा सूबा कौन सा? तो इनका सूबा था उत्तर प्रदेश, यूपी सज्जाद ज़हीर का सूबा था। तो अब उनके सूबे के अंदर भी किसानों की तहरीक चल रही थी। उनकी किसान तहरीक इतनी मजबूत नहीं थी, और ना ही वो किसान इतने जर्री थे जैसे पंजाब के किसान थे। पंजाब के किसान बच्चों शुरू से ही जर्री हैं और जुस्तजू करने वाले हैं। जर्री का मतलब होते हैं जुर्रतमंद, बहादुर, कभी डरते नहीं हैं। अगर अपनी बात के लिए खड़े हो गए तो फिर अपनी बात मनवा के ही दम लेते हैं। जर्री इसी को कहते हैं जो जुर्रतमंद हो, जिसी के अंदर हौसला हो, बहादुरी जो दिखाए, वो जर्री कहलाता है। जुर्रत वाले से जर्री। तो पंजाब के किसान शुरू से ही जर्री रहे हैं। चाहे आज़ादी की तहरीक देख लो,
या उससे पहले के जो मामलात हुए हैं, आज़ादी से पहले जो हमारे लड़ाइयाँ हुई हैं, वहाँ पर देख लो आप, हर जगह पंजाब के लोग आगे मिलेंगे, पंजाब के किसान उनकी ताकत हैं। तो ये कहते हैं कि पंजाब की जर्री और आज़ादी ख्वाह किसान अवाम को हज़ारों की तादाद में एक जगह पर जमा देखें। यहाँ पे बहुत अच्छा मौका था। एक तो आज़ादी की ख्वाहिशमंद है, जर्री है, जुस्तजू करने वाली है, बहादुर कौम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सभी हज़ारों की तादाद में एक जगह के ऊपर जमा हो रहे थे, एक जगह मिल रहे थे। तो ये उनको देखना चाहते थे कि इतने बहादुर किसान, इतने अच्छे काम करने वाले किसान एक जगह इनको किस तरह से नज़र आते हैं, किस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, ये देखना चाहते थे। इसीलिए इनकी ख्वाहिश थी कि इस कमेटी में शामिल हो जाएं, और उस कमेटी में खुद ब खुद इनको दावतनामा मिल गया। उनके इत्तेहाद, ताकत और इनकलाबी जज्बे का ज़ाती तजुर्बा करें और इस तरह खुद अपने इनकलाबी शऊर को वुसअत दें। इनकलाबी शऊर दुनिया और हालात की तब्दील करने का एहसास, शऊर मतलब होता है समझ, और इनकलाबी शऊर जो इनकलाब पैदा हो रहा है, जो समझ पैदा हो रही है, उसको दुनिया के हिसाब से जानना कि दुनिया में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और किस तरह से हमारे अंदर हम तब्दीलियां कर देते हैं, वो इनकलाबी शऊर है। तो किसान के बारे में बात कर रहे हैं और पंजाब के किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि हम वहाँ के आज़ाद पसंदा किसानों को देखना चाहते थे, वहाँ की इत्तेहाद देखना चाहते थे, उनका यानी मेल मिलाप, एकता देखना चाहते थे, एक होकर रहते थे वहाँ के लोग, ताकत और इनकलाबी जज्बा उनका देखना चाहते थे। इसलिए वो उस कमेटी में, उस मीटिंग में शामिल होना चाहते थे और ये मौका उनको मिल भी गया। इसके चंद दिनों बाद मुझे इत्तला मिली कि इस मौके पर पंजाब के तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने भी अमृतसर में अपनी कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। अब उनको दावतनामा तो मिल गया था कि अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में किसानों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, इनको वहाँ पर शामिल होना था, जाना था, और बड़े शौक से उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाह रहे थे। लेकिन साथ साथ एक और बात इनको पता चली, वो ये कि सूबा पंजाब की तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कमेटी जो थी, वो अपना पहला इजलास उसी जगह के ऊपर करने वाली थी। बच्चों, तरक्की पसंद तहरीक के बारे में मैंने आपको कई असबाक में बताया है, समझाया भी है, और एक बार फिर आपके सामने वजाहत कर देता हूँ। तरक्की पसंद तहरीक वो है जो तरक्की पसंदाना अंदाज में लिखे, उर्दू अदब के अंदर, या मान लीजिए कि दूसरे अदब के अंदर भी, सभी के अंदर जो अदब हमारे यहाँ पर हैं, उनके अंदर ये चीज़ थी कि अदब बराए ज़िंदगी ना होकर अदब बराए मज़ा था। शेर व शायरी को, अदब को मज़े का ज़रिया समझा जाता था, तफरीह का ज़रिया समझा जाता था। वो आम इंसान की फ़ायदे के लिए कुछ भी काम नहीं अंजाम दे रहा था। अदब के ज़रिए उन लोगों के मसाइल को पेश नहीं किया जा रहा था जो हमारे मुआशरे के दबे कुचले लोग हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं। अदब को इन लोगों से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपने मज़े के लिए, उमराओं को खुश करने के लिए, अमीरों को खुश करने के लिए, नवाबों को खुश करने के लिए, राजाओं को खुश करने के लिए अदब लिखा जा रहा था। और ये सभी अदब के अंदर ये हालात थे, सिर्फ उर्दू अदब की हाल नहीं थे। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ तो तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ के ज़रिए ऐलान कर दिया गया कि इस तहरीक से आप वाबस्ता होइए। सारे शायरों को बता दिया गया, सारे मुसन्निफीन को सामने ऐलान कर दिया गया कि आपको इससे वाबस्ता होना है और ऐसे कलाम लिखने हैं जो अदब को ज़िंदगी से करीब लेकर आएँ, आपके अदब को फ़ायदेमंद बनाएँ। और किसका फ़ायदा पहुँचाएँ? गरीब तबके के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, मज़दूर लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, दबे कुचले जिनके आवाज़ें नहीं उठाई गई हैं, जिनके बारे में बात नहीं की जाती है, उन लोगों के, ख़वातीन के बारे में बातें उठाएं, उनके बारे में बातें बताएं। तरक्की पसंद तहरीक इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि हमारे मुआशरे के हालात बहुत ख़राब थे। हमारे यहाँ पर बहुत जुल्म सितम किया जा रहा था, मज़दूरों को सताया जा रहा था, बहुत कम मजदूरियाँ मिलती थी, उनको 2 वक्त की रोटी भी आसानी से नहीं मिलती थी। किसानों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और ख़वातीन के हालात तो हर दौर में ख़राब रहे हैं। तो अदब के ज़रिए, तरक्की पसंद तहरीक के बाद जो अदब आ गया, उसके ज़रिए उन लोगों के मामलात को मंजर आम पर लाया गया, लोगों के सामने लाया गया कि देखो कैसे मसाइल इनके सामने पेश हैं, 2 वक्त की रोटी भी इनको नसीब नहीं हो रही है, किस तरह की परेशानियों में ये लोग ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उनकी इस्लाह के लिए काम किए गए। जब अदब के ज़रिए उनकी कमज़ोरियों को सामने ला दिया गया तो हुकूमत उनकी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए मजबूर हो गई। उसने देखा कि ये बातें सामने आ चुकी हैं, अब हम इसको कैसे छुपा सकते हैं। तो उनकी बदहाली को दूर करने के लिए, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए प्लान बनाए गए, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए तैयारी की गई।
यानी ध्यान सारा का सारा उन गरीबों को, निचले तबके के लोगों की तरफ कर दिया गया था और ये तरक्की पसंद तहरीक के ज़रिए ही मुमकिन हुआ है। इसीलिए तरक्की पसंद तहरीक को अदब बराए ज़िंदगी कहा जाता है। और उससे पहले जो चल रहा था वो अदब सिर्फ मज़े के लिए था, सिर्फ तफरीह के लिए था, और तरक्की पसंद तहरीक ने उससे इनकार कर दिया और नए ज़माने की नई तरीके से आपने नज़में भी लिखी, शेर व शायरी भी की गई और दूसरे अफसाने वगैरह भी लिखे गए। हर चीज़ को ज़िंदगी से जोड़ दिया गया, यानी वही चीज़ लिखी जाने लगी जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। जो फ़ायदे के लिए नहीं है उसको तुर्क कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया। तो जब वो तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई 1935 में, ये आलमी तौर पर शुरू हुई थी और 1936 में ये हिंदुस्तान में शुरू हुई थी। हिंदुस्तान में 1936 में शुरू हुई और सज्जाद ज़हीर बच्चों उसके कारकुनों में से एक शामिल थे, उसके सदरों में, शुरू करने वालों में शामिल थे। अहम रोल था आपका तरक्की पसंद तहरीक को हिंदुस्तान में शुरू करवाने का। तरक्की पसंद तहरीक जब हिंदुस्तान में शुरू हो गई 1936 में, सालाना इजलास में प्रेमचंद ने इसको शुरू कर दिया, तो फिर हर सूबे के अंदर कमेटियां बनाई गई। वो सूबे के हालात को बयान करने के लिए, शेर व शायरी के लिए माहौल बनाती थी, मुसन्निफीन के लिए माहौल बनाती थी। हर सूबे की अलग कमेटियां बनाई गई थी। तो 1936 में शुरू हो गया था और अलग अलग सूबों के अंदर कमेटियां बनाई जा रही थी। 1937 में पंजाब के अंदर भी तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कमेटी बनी, जिसमें पंजाब के मुआशरती हालात को उजागर करना था, उनकी कमज़ोरियों को दिखाना था, पंजाब के किसानों और पंजाब के मज़दूरों के हालात को बयान करना था। किसानों की मीटिंग हो रही थी तो तरक्की पसंद तहरीक की जो मुसन्निफीन थे और जो उस अंजुमन के कारिंदे थे, रुकन थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इस इजलास के साथ ही हमारी भी पहली मीटिंग कर ली जाए, हमारा भी यहाँ पर रोल शुरू कर लिया जाए। तो उन्होंने वहाँ पर शुरू करा और उस मीटिंग के अंदर जो वही होनी थी जहाँ पर किसानों की मीटिंग है, सज्जाद ज़हीर को भी उसके अंदर बुलाया और सज्जाद ज़हीर को वैसे भी जाना था वहाँ पर, तो दोनों चीज़ों के अंदर वो एक साथ शामिल हो गए, दोनों इजलास में एक साथ शामिल हो गए। देखिए एक बार फिर, इसके चंद दिनों बाद मुझे इत्तला मिली कि इस मौके पर पंजाब के तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने भी अमृतसर में अपनी कॉन्फ्रेंस का फैसला किया है। उन्होंने मुझे लिखा कि चूंकि ये उनकी पहली सूबाई कॉन्फ्रेंस है, जिसके बाद लाहौर और अमृतसर के अलावा दूसरे मुकामात पर भी अंजुमन की शाखें कायम होने की उम्मीद की जाती है, इसलिए अंजुमन के कुल हिंद जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मेरी शिरकत इस कॉन्फ्रेंस में ज़रूरी है। अब शिरकत क्यों ज़रूरी है वो भी बता दिया कि ये इस अंजुमन के तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो अंजुमन बनी थी, इस अंजुमन के कुल हिंद सेक्रेटरी थे, कुल हिंद जनरल सेक्रेटरी थे सज्जाद ज़हीर, पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। तो जो पंजाब के मुसन्निफीन हैं उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की अंजुमन बनाई, सूबाई अंजुमन बनाई, तो उसकी पहले इजलास में, पहली मीटिंग के अंदर सज्जाद ज़हीर को मद्दऊ किया और कहा कि ये बहुत ज़रूरी है आपका आना, यहाँ पर अगर ये अच्छी रहती है, यहाँ पर ये कामयाब हो जाती है, तो ऐसी अंजुमन फिर लाहौर में भी बनानी है और फिर पंजाब के दूसरे हिस्सों में भी बनानी है, तो आपका आना बहुत ज़रूरी है। और ये कुल हिंद सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे, तो ये भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। आगे आते हैं। अब मेरे लिए अमृतसर पहुँचना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। यानी पहले तो किसान तहरीक के अंदर ही शामिल होने जा रहे थे, अब उनकी खुद की, जिसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं, इजलास हो रहा था, तरक्की पसंद तहरीक का इजलास हो रहा था, अब उनका जाना बहुत ज़रूरी हो गया और वो जाने के लिए तैयार हो गए। किसान कॉन्फ्रेंस जलियांवाला बाग में थी, जहां पर हज़ारों पंजाबी किसान इकट्ठे हुए थे। बच्चों, जलियांवाला बाग का नाम आपने सुना होगा। 13 अप्रैल 1919 का दिन, जब जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला दी थी। हिंदुस्तान का सानहों में जो बड़े साने हुए हैं, इन सानहों के अंदर इसका बहुत बड़ा मुकाम है। इस सानहे के अंदर बच्चों हज़ारों मजलूम लोगों को बग़ैर किसी जुल्म के निहत्थे थे, कोई हथियार नहीं था, खामोशी से वो जलियांवाला बाग के अंदर अपना इजलास कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग के अंदर ही जनरल डायर ने बग़ैर कोई चेतावनी दिए, बग़ैर उनको वहाँ से हटाने का कोई पैगाम दिए, सीधे गोलीबारी कर दी। अपने साथ 50 से ज़्यादा फौजियों को लेकर आया, 50 से ज़्यादा सिपाहियों को लेकर आया, वहाँ खड़ा कर दिया, दरवाजे के ऊपर खड़ा कर दिया और उस जगह के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। उस दिन बैसाखी का दिन था, तो बैसाखी का जलसा भी वहाँ पर हो रहा था। बैसाखी के दिन पंजाब के अंदर खूब चहल पहल रहती है, खूब अच्छी तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा थे, वहाँ
आज़ादी के मतवालों का जुलूस भी हो रहा था, उनका इजलास भी हो रहा था, और बैसाखी के ऊपर जमा दूसरे लोग भी वहाँ पर थे। उसमें बच्चे भी थे, उसमें ख़वातीन भी थी, उसमें बूढ़े भी थे, उसमें कमज़ोर लोग भी थे, सभी उस इजलास में शामिल थे। उनका कहीं से कोई इरादा नहीं था कि वो बगावत का ऐलान करेंगे या लड़ाई का ऐलान करेंगे। खामोशी से अपना इजलास को अंजाम दे रहे थे। उस जगह के ऊपर जनरल डायर, जो अंग्रेज़ी जनरल था, वहाँ पर गया और बग़ैर किसी चेतावनी के उनके ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। बेतहाशा गोलियां चलाई गईं, इतनी गोलियां चलाई गईं कि गोलियां उनकी ख़त्म हो गईं। लोगों को खूब मारा गया। डर के मारे औरतें अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूद गईं, और बताया जाता है कि इतनी औरतें, इतने लोग उस कुएं में कूदे कि वो पूरा कुआं लाशों से भरा हुआ मिला। इतने लोग उसके अंदर मुरे थे। बहुत बड़ा सानहा, बहुत बड़ा हादसा ये हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ का माना जाता है। जलियांवाला बाग के अंदर यह हादसा हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसी जलियांवाला बाग में ये मीटिंग मुनक्कद की गई थी, ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई थी। तो तारीख़ी मुकाम था, तो इस तारीख़ी मुकाम के अंदर आने की वजह से वैसे ही उनके हौसले बुलंद थे, उनके जज्बात आसमानों के ऊपर थे। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस भी यहीं होना करार पाई। फैज़ उसके मोहतमिम थे। मोहतमिम यानी इंतज़ाम करने वाले। फैज़ कौन? फैज़ अहमद फैज़, जिनका हम नज़मों के अंदर मुताला करते हैं। नज़म उनकी हमने बहुत सारी पढ़ी हैं, बहुत मशहूर नज़में हैं, और तरक्की पसंद तहरीक के ये भी मशहूर शायर हैं। फैज़ अहमद फैज़ का नाम खूब जाना जाता है। तो इस जगह के ऊपर जलियांवाला बाग के अंदर मीटिंग थी। तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने भी तय किया कि हम भी यहीं पर अपनी इजलास रख लेते हैं, इसी जगह के ऊपर हम मीटिंग कर लेंगे, और फैज़ को इसका मोहतमिम बनाया गया था। किसान कॉन्फ्रेंस के मौके पर वो एक बस्ता हाथ में लिए जलियांवाला बाग में इधर उधर मुस्कुराते घूमते हुए मुझे कभी नज़र आ जाते थे। सज्जाद ज़हीर अपनी यादें बयान कर रहे हैं और सारी हमारे सामने नज़ारा पेश करते हुए कह रहे हैं कि किसान आंदोलन की भी वहाँ पर मीटिंग थी, मजलिस थी, और हमारी मजलिस भी वहीं हो गई। फैज़ अहमद फैज़ को इसका मोहतमिम बनाया गया था। अब ये कहते हैं कि मुझे फैज़ अहमद फैज़ अपना बस्ता गले पर लटकाते हुए घूमते हुए नज़र आ जाते थे। कभी वो इधर नज़र आते थे, कभी इंतज़ाम के अंदर इधर से इधर जाते वो इंतज़ामिया में लगे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि इस हंगामे और मजमे में मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस कैसे होगी? बहुत सारे किसान वहाँ पर जमा थे, मजदूर जमा थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा थे, लाखों लोग जमा थे, पूरे पंजाब से लोग उस जगह के ऊपर आ रहे थे। तो इस सज्जाद ज़हीर कह रहे हैं, फैज़ से उन्होंने कहा कि इतने हंगामे के अंदर, इस भीड़ भाड़ के अंदर हम मुसन्निफीन की इजलास कैसे होगी, मुसन्निफीन की मीटिंग कैसे होगी? किसान कॉन्फ्रेंस के सेशन जब ख़त्म भी हो जाते हैं, उस वक्त भी काफ़ी बड़ा मजमा कॉन्फ्रेंस के पंडाल में मौजूद रहता है। जो किसानों की तहरीक थी, उनकी कॉन्फ्रेंस थी, उसकी अलग अलग सेशन वहाँ पर मुनक्किद हो रहे थे। कभी किसी सेशन के अंदर कोई आता था, किसी सेशन में कोई आता था, और बीच बीच के अंदर वक्फे रहते थे। इसमें खाने पीने का होता था, आराम का वक्त होता था। उस वक्त लोग कम होते थे, लेकिन सज्जाद ज़हीर कह रहे हैं कि उस वक्फे के दौरान भी बहुत सारे लोग पंडाल के अंदर मौजूद रहते थे, वहाँ रहते थे। तो हमें कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा कि जब ये पंडाल खाली हो, इस हंगामे के अंदर, इतने शोर शराबे के अंदर ये हमारी कॉन्फ्रेंस होना मुश्किल लग रहा है। ऐसे आसार नज़र नहीं आते कि सही ढंग से यहाँ पर हो जाए। फैज़ ने कहा कि क्या करें, हमने बहुत कोशिश की कि मुकामी कॉलेजों या स्कूलों में से कोई हमें 2 दिन कॉन्फ्रेंस के लिए दे दे, एक छोटा सा हॉल ही दे दे, लेकिन कोई भी राज़ी ना हुआ। आखिर को हमने किसान कॉन्फ्रेंस वालों से कहा, वो बड़ी खुशी से खाली वक्त में अपना पंडाल देने के लिए राज़ी हो गए। बच्चों, ये वक्त वो था जब तरक्की पसंद तहरीक को अच्छा नहीं समझा जाता था। हालांकि ये मुआशरे की हमदर्दी के लिए ही बनाई गई थी, मुआशरे की सच्चाइयों को जाहिर करने के लिए ही ये तहरीक चलाई गई थी, लेकिन मुआशरे के जो अच्छे लोग थे, यानी जो पैसे वाले लोग थे, मुतवस्सित लोग थे, वो इस तहरीक को पसंद नहीं करते थे और इसको वो बेहुदा करार देते थे, और कई इल्ज़ामात इस तहरीक के ऊपर लगाए भी गए हैं। तो कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल या कोई भी इदारा इनको जगह देने के लिए तैयार नहीं हुआ कि हम कोई हॉल दे दे, हमें एक हॉल ही दे दे छोटा सा, कि जहां हम हमारी मीटिंग कर लें, हमारे कामों का अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कोई भी इनको कुछ देने के लिए, हॉल वगैरह देने के लिए राज़ी नहीं हुआ, कोई भी राज़ी नहीं हुआ। तो इन्होंने किसानों से बात की कि भाई, आप लोगों की कॉन्फ्रेंस जलियांवाला बाग के अंदर मुनक्किद है, हमारी भी कॉन्फ्रेंस इसी वक्त होनी है, अगर आप इजाज़त दें तो हम भी आपके पंडाल के अंदर ही हमारी कॉन्फ्रेंस कर लें। कुछ लोग बैठेंगे और
हम बातचीत करेंगे मुसन्निफीन बैठकर। पंजाब के किसानों ने खुशी खुशी उनको इजाज़त दे दी और वो कॉन्फ्रेंस वहाँ होनी तय पाई गई। अच्छा है, पंजाब के किसान अपनी अवामी मुसन्निफीन की सूरत तो देख लें और मुसन्निफीन के लिए भी किसानों के साए में अपनी कार्रवाई करना मुफीद होगा। अब सज्जाद ज़हीर फैज़ अहमद फैज़ से शिकायत कर रहे हैं कि इतना बड़ा शहर है लेकिन किसी ने कोई हॉल नहीं दिया, कोई जगह नहीं दी कि जहाँ के ऊपर ये इजलास कर लिया जाए। इस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए किसी ने भी जगह नहीं दी। तो फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि हमने कोशिश की थी लेकिन नहीं मिली। लेकिन अब अच्छा ये है कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है इस जगह के ऊपर, ताकि हम जो तरक्की पसंद मुसन्निफीन हैं ये मज़दूरों की आवाज़ उठाते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं। तो इस जगह के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस को करने से ये फ़ायदा मिलेगा कि किसान और मज़दूर अपने हक़ की आवाज़ को बुलंद करने वालों को देख लेंगे। वो देख लेंगे कि ये वही तरक्की पसंद मुसन्निफीन हैं जो हमारे हक़ की बात को आगे बढ़ाते हैं, हमारे मामलात को, हमारे मसलात को आगे बढ़ाते हैं। और वो कहते हैं कि ठीक है, अच्छा है कि नहीं दिया तो इस जगह के ऊपर हमें करने का मौका मिला। मुझे ताज्जुब इस पर था, MAO कॉलेज वालों ने भी हॉल नहीं दिया। अब सज्जाद ज़हीर ताज्जुब जाहिर करते हैं और बता रहे हैं, हैरत के साथ बता रहे हैं, उन्हें इस बात पे बड़ी हैरत हुई, बड़ा ताज्जुब हुआ कि MAO कॉलेज जो अमृतसर का नामी कॉलेज है, MAO कॉलेज, इस कॉलेज ने भी इनको हॉल नहीं दिया। अब देखिए आप, हॉल नहीं दिया, लेकिन किस वजह से इनको हॉल देना चाहिए था? तासीर इसके प्रिंसिपल थे और फैज़ वहाँ पढ़ाते थे, उसके खुद के पढ़ाने वाले टीचर थे, फैज़ वहाँ उस्ताद थे। फैज़ अहमद फैज़ उस जगह के ऊपर उस्ताद थे और तासीर जो इनके साथ शाना बशाना साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तरक्की पसंद मुसन्निफीन के अहम कारकुन हैं, वो वहाँ के प्रिंसिपल हैं। लेकिन फिर भी जो उसकी अंजुमन है, कॉलेज को चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने इतने ताल्लुकात के बाद भी, इतनी करीबी के बाद भी हॉल देने से इनकार कर दिया। तो सज्जाद ज़हीर कहते हैं कि मुझे ताज्जुब है कि MAO कॉलेज ने हॉल नहीं दिया, वहाँ इजलास करने नहीं दिया, जबकि तासीर तो खुद वहाँ के प्रिंसिपल हैं और फैज़ वहाँ पर पढ़ाते हैं। इतने ताल्लुकात के बाद तो उनको दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। तो इसमें मुझे बड़ी हैरत हो रही है, बड़ी ताज्जुब जाहिर कर रहे हैं। फैज़ ने कहा कि बस समझ लो यहाँ के बाज़ हल्के हमारी अंजुमन के बारे में क्या सोचते हैं। और फैज़ ने इसके साथ ही समझाना चाहा सज्जाद ज़हीर से कि ताज्जुब मत करो, बस अब समझ लो, समझ में आ जानी चाहिए बात ये कि जो हल्के हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये अमीर और पैसे वाले लोग हैं, ये हमारी तहरीक को किस तरह से देखते हैं, ज़रा सी तवज्जो हमारी तरफ नहीं देते, कोई अहमियत इनकी नज़रों में हमारी तहरीक के लिए नहीं है। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए फ़िज़ा हमवार कर रहे हैं, उनके मसलों को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को यकजहती की बातें कर रहे हैं, सभी को मिलकर तरक्की करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो कामयाब लोग हैं, यहाँ के जो बड़े लोग हैं, जिनके पास ताकत है, जिनके पास सारे के सारे पावर उनके पास समेटे हुए हैं, उन लोगों की नज़रों के अंदर हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। खाली मुँह ज़र मुँह अगर सामने मुलाकात होती है तो खूब तारीफ़ करते हैं, खूब इज्जत करते हैं, लेकिन इनके अंदरूनी दिल में क्या है वो इससे नज़र आ रहा है कि एक कॉन्फ्रेंस है, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की अहम कॉन्फ्रेंस है, बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बड़ा इजलास हो रहा है। वहाँ इनको पूरे कॉलेज में, पूरे शहर के अंदर किसी कॉलेज ने अपनी ज़मीन नहीं दी, किसी कॉलेज ने एक हॉल तक नहीं दिया और उनको मना कर दिया ज़मीन के लिए कि इस जगह के ऊपर आप इजलास नहीं कर सकते। और उसके बाद इन्होंने किसानों से इजाज़त मांगी कि आपका इजलास हो रहा है, आपके पंडाल वगैरह शामियाने लगेंगे, इसके नीचे ही हमें इजलास करने की इजाज़त दे दीजिए। और वो किसान देखिए कि कितने दिल फेंकने वाले हैं उनके ऊपर, कितनी जान न्यौछावर करने वाले हैं। उन्होंने राज़ी खुशी उनको हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है, आप भी हमारे इजलास के साथ ही आपका इजलास कर लीजिए, हम आपके पंडाल भी आप जो है अपनी इजलास है, अपनी कमेटी की मीटिंग जो है हमारे पंडाल के नीचे ही कर लीजिए, हमारे ही सामान का इस्तेमाल कर लीजिए। एक बार भी उन्होंने मना नहीं करा। वो कहते हैं कि किसान राजी खुशी तैयार हो गए उनको अपनी जगह देने के लिए। हालांकि किसानों के पास जगह नहीं थी, बहुत सारे किसान वहाँ पर मौजूद रहते थे, बहुत सारे सेशन, उनके अलग अलग सेशन होते थे, लेकिन फिर भी अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर उन्होंने उनको भी मौका दिया कि आप भी यहाँ पर अपना इजलास कर लीजिए। अब सज्जाद ज़हीर कहते हैं
जिस शान से तरक्की पसंदों की कॉन्फ्रेंस हुई वैसे शायद ही कोई हुई हो। पंडाल तो बहुत बड़ा था, जिसमें 10,000 आदमियों के बैठने की जगह थी। हमारी कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 200 आदमी शरीक हुए। इसलिए आखिर वक्त में यह फैसला हुआ कि पंडास के डाइस पर, वो डाइस कहां पर था, जलियांवाला बाग के दरमियान पक्का चबूतरा था, उसके ऊपर डाइस बनाया गया था, तो उस डाइस पर ही कॉन्फ्रेंस कर ली जाए, सारे पंडाल को हम इस्तेमाल ना करें। सज्जाद ज़हीर कहते हैं कि बड़े बड़े मालिकों ने, बड़े बड़े लोगों ने उनको जगह देने से मना कर दिया था, और उन किसानों के बीच में, मजदूरों के इजलास के बीच में इनका इजलास हुआ। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की मीटिंग हुई उस जगह पे, लेकिन ये कहते हैं कि इनका जो मीटिंग हुई, इनका जो जलसा हुआ उस जगह के ऊपर, वो ऐसा जलसा हुआ कि ना तो उससे पहले कभी हुआ होगा और ना उससे बाद कभी नजर आया, क्योंकि किसान मौजूद थे वहां पर, मजदूर मौजूद थे, और खूब गहमा गहमी के बीच हुआ। बहुत सारे लोग उनको देख रहे थे और बहुत आला तरीके से रुतबे के हिसाब से वो इजलास वहां पर मुकम्मल हुआ। इजलास की सूरत भी बता रहे हैं कि इजलास कहाँ किया जाए, तो ये कहते हैं कि पंडाल जो लगा हुआ था जलियांवाला बाग के अंदर, शामियाने लगे हुए थे, उनमें 10,000 आदमियों के बैठने का इंतजाम था। आराम से 10,000 आदमी उस जगह के ऊपर जमा हो सकते थे। जलियांवाला बाग के बीचों बीच एक चबूतरा था, उस चबूतरे के ऊपर डाइस लगाया गया था, जहां पर कारी वगैरह और जो दूसरे जो बोलने वाले होते हैं, जहां पर किसानों के और मजदूरों के नेता जो थे और दूसरे जो उनको मुखातिब करने आए थे, खिताब करने के लिए आए थे, उन लोगों का मुकाम था। डाइस के ऊपर वही लोग बैठते थे। तो वो डाइस इतना बड़ा था, वो चबूतरा इतना बड़ा था कि तकरीबन 200-300 लोग उसके ऊपर आ जाएं। तो वो डाइस इतना बड़ा था कि तकरीबन 200 के करीब लोग उस जगह के ऊपर आ जाएं, उस जगह के ऊपर बैठ जाएं। 200 लोग बैठ सकते थे, लेकिन बड़ी तकलीफ के साथ वहां पर बैठ सकते थे। तो ये कहते हैं कि आखिरी वक्त में इन्होंने फैसला लिया कि हम पूरे शामियाने का, पूरे पंडाल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ जो डाइस की जगह है, जो चबूतरा बना हुआ है, हम इस चबूतरे के ऊपर ही अपना इजलास कर लेंगे, अपनी मीटिंग इसी जगह कर लेंगे। और वही करा इन्होंने। जलियांवाला बाग का जो चबूतरा था, उस चबूतरे के ऊपर ही इन्होंने अपनी मीटिंग रखी। एक दिन सुबह के सेशन के बाद दोपहर को किसान कॉन्फ्रेंस का इजलास नहीं था। इसी दिन तीसरे पहर को मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस जलियांवाला बाग के चबूतरे पर हुई। अब रोज किसानों के सेशन हो रहे थे, अलग अलग सेशन हो रहे थे। सुबह को अलग सेशन हो रहा था, अलग लोग वहाँ पर खिताब कर रहे थे। दोपहर को अलग थे और शाम के वक्त पे कुछ लोग और खिताब करने के लिए, उनके जो नेता वगैरह है, आते थे और जाते थे। तो एक दिन ऐसा मिला इनको कि उस वक्त सुबह ही सेशन था और दोपहर को कोई उनका प्रोग्राम नहीं था, कोई इजलास नहीं था। बस वही दिन किसानों ने उनको दे दिया कि आप इस दिन अपनी मीटिंग कर लें। तो उन्होंने उसी दिन जलियांवाला बाग के चबूतरे पर अंजुमन की इजलास मुनक्किद कर दिया। ऊपर एक फटा सा शामियाना था और नीचे एक मेली पुरानी दरी, जो सुबह के किसान जलसे के बाद और भी मिट्टी में लुथड़ गई थी और जिसे कोई साफ करने वाला भी नहीं था। अब सज्जाद ज़हीर, चूंकि यादें हैं, सारी चीज़ें जो जो याद आ रही हैं वो बयान करते जा रहे हैं। ये यादें ऐसी हैं बच्चों जो जहन के ऊपर छाप छोड़ जाती हैं। हमारी ज़िंदगी में भी कई ऐसी यादें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर छाप छोड़ जाती हैं। तो कुछ हमें याद रहती हैं, कुछ नहीं रहती, और उसमें से हमें जो ख़ास होती है, जो असरदार होती है, वो चीज़ें याद रहती हैं। सज्जाद ज़हीर को वहाँ की फटी हुई दरियाँ भी याद हैं, वो फटा हुआ शामियाना भी याद है जिसके अंदर से धूप भी आ रही थी, और दरियाँ जहाँ पर सुबह किसानों की मीटिंग भी हुई थी, इस दरियों के ऊपर, तो दरियों पर चलने की वजह से, घूमने फिरने की वजह से पूरी वो मिट्टी में लुथड़ गई थी, पूरी मिट्टी उसके ऊपर फैली हुई थी। और सभी वहाँ पर इतने सारे काम करने वाले इनके साथ नहीं थे। मुसन्निफीन जो तरक्की पसंद मुसन्निफीन थे, ये खुद ही इंतज़ाम संभाल रहे थे, तो इतना वक्त नहीं था कि उनको साफ़ कर लें, कोई इनके पास साफ़ करना भी वाला भी नहीं था। तो उसी जगह, उन्हीं दरियों के ऊपर, उसी फटे हुए शामियाने के नीचे इनकी मुनक्कद कर दी गई, इनको बैठा दिया गया मीटिंग के लिए, सब जमा हो गए। ये बच्चों उन मुसन्निफीन की सादगी की तरफ भी इशारा किया जा रहा है, जहां किसानों की, मजदूरों की बात कर रहे हैं, वहीं ये दोगलापन नहीं करते, ये खुद के लिए अलग मांग नहीं करते, किसानों के लिए, किसानों के बराबर ही खुद को मानते हैं। उसी अंदाज में जिसमें किसान शामिल हुए, मजदूर शामिल हुए, उसी अंदाज में ये भी शामिल हो गए। जिस तरह से मिट्टी में
लिथड़ी हुई दरी छूटी गई थी, उसी दरी के ऊपर ये सब के सब बैठ गए थे। किसी ने कोई शिकायत नहीं की, किसी ने कोई कुर्सी नहीं मांगी, किसी ने कोई ज़्यादा सफाई वाली चीज़ें नहीं मांगी। जैसी जो जिसको मिल गई थी वो उसी कुर्सी के ऊपर, वो उसी दरी के ऊपर जाकर बैठ गया और खामोशी से अपने काम को अंजाम देने में लग गए। तो ये जो मजदूरों के हक के लिए लड़ने वाले होते हैं बच्चों, बहुत सादगी पसंद होते हैं, मिजाज में बहुत सादगी होती है, बहुत नरमी होती है। जो ये बोलते हैं वही ये करते हैं। ये मजलूमों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, उनके मसाइल को ऊपर उठाते हैं और ख़ुद भी उसी तरह की ज़िंदगी जीते हैं। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए तो कुछ और लिख रहे हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ और ही मामला है। दिखाने के लिए कहते हैं कि मजदूरों की दबे कुचले लोगों को बराबरी का हक दिलाना चाहिए, उनको बराबरी पर आना चाहिए, और ख़ुद जो है उनके बराबर बैठने से भी कतरा है। ऐसे नहीं थे ये लोग अपने इरादे के पक्के थे, अहद के पक्के थे। जो इन्होंने कर लिया, जो इन्होंने सोच लिया, वो काम करने के लिए ये बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी फ़ायदे के ये अपने काम को अंजाम देने के अंदर लग जाते थे। ये जो लिख रहे थे ये, इनको कोई मुनाफा नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं था, उल्टे नुकसान ही था। सरकार की नाराज़गी का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर भी ये अपने काम को खुशी खुशी अंजाम दे रहे थे। किसी को कोई गम नहीं था, किसी को कोई दुख नहीं था। तो बताया गया है कि फटी हुई दरी है, मिट्टी से लथड़ी हुई दरी है, फटा हुआ शामियाना है, लेकिन किसी ने कोई शिकायत नहीं की, सब वहीं पर बैठ गए। इतनी सादा ज़िंदगी इनकी थी, इतनी सादगी पसंद ये लोग थे। कुर्सियाँ या मेज़ वहाँ बिल्कुल न थी, इसलिए सब लोग दरी पर बैठ गए। कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वालों में सब तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो जिनकी सूरत अभी तक नज़रों में है वो ये थे। अब उस जगह का हाल बयान करने के बाद उस जगह बता दिया कि ऐसी जगह थी, कुर्सी मेज़ कुछ नहीं थी, दरी थी, सभी दरी पर बैठ गए। उस जगह पर मीटिंग हुई। अब मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे, उस इजलास में कितने लोग शामिल थे, उनके नाम कहते हैं कि मुझे सभी के नाम तो याद नहीं है। पहले शुरू में बता दिया कि तकरीबन 200 लोग थे जो उस डाइस के ऊपर सिमट कर बैठ गए थे। सभी का नाम याद नहीं है, कुछ जो उनको जानते थे उनके बारे में बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं चिराग हसन हसरत थे, डॉक्टर तासीर थे, फिरोजुद्दीन मंसूर थे, टीकाराम सुखन थे, प्रोफेसर मुहिब्बुल हसन थे, रघुवंश कुमार कपूर जिन्हें डीएवी कॉलेज वाले थे, डीएवी कॉलेज से मुताबिकत रखते थे वो थे, रघुपति चोपड़ा थे, प्रोफेसर संत सिंह थे खालसा कॉलेज वाले, डॉक्टर अशरफ थे, फैज़ थे, और इनके अलावा पंजाब के कई अवामी किसान शायर भी उस जगह के ऊपर शामिल थे, उस इजलास में शामिल थे। ये तरक्की पसंद अंजुमन पंजाब अमृतसर से जुड़े हुए लोगों के नाम बताए हैं। इनमें बहुत सारे नाम ऐसे वो भी हैं जो तरक्की पसंद अंजुमन कुल हिंद के भी हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं, और साथ ही अमृतसर के भी शामिल थे, पंजाब के भी शामिल थे, और इसके अलावा अमृतसर के जो दूसरे आसपास के सूबे हैं वहाँ से भी छोटे छोटे शायर जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होना चाहते थे या उससे मुताबिकत रखते थे या उसके निस्बत रखते थे, वहाँ मौजूद थे, वहाँ आए थे। ये कह रहे हैं कि पंजाब के कई अवामी किसान शायर भी उस जगह के ऊपर मौजूद थे। अवामी शायर वो कहलाता है जो अवाम के लिए शायरी करे, और पंजाबी शायर थे तो पंजाबी ज़ुबान के अंदर अवाम के लिए शायरी करने वाले शायर भी वहाँ मौजूद थे। मुझे ज़हीर काश्मीरी या कृष्ण चंद्र की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत याद नहीं। ज़हीर काश्मीरी और कृष्ण चंद्र उर्दू अदब के बड़े नाम हैं। कृष्ण चंद्र का नाम तो बड़ी अजमत के साथ लिया जाता है, लेकिन जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1937 का साल ये बयान कर रहे हैं, 1937 में कृष्ण चंद्र को इतनी शोहरत नहीं मिली थी। तो ये कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कि वो शामिल थे या नहीं थे। उनके नाम लिए हैं जो जिनसे ये मुखातिब हैं, जिनसे ये जानते हैं, जिनको ये वाकफियत रखते हैं, उन लोगों के नाम लिए हैं, बाकी और ज़्यादा लोगों के नाम नहीं लिए। किसी ने इनसे पूछा होगा कि भाई वहाँ पर कृष्ण चंद्र और ज़हीर काश्मीरी भी शामिल हैं या नहीं है, तो उनको बताया गया, सज्जाद ज़हीर ने बताया कि उनको मैं जानता नहीं था, इतनी वाकफियत नहीं थी, इसलिए मुझे याद नहीं वो थे या नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हैं तो वहाँ पर वो मौजूद होंगे। मुमकिन है रहे हों। उस वक्त अदीब की हैसियत से हम उन्हें नहीं जानते थे। इजलास में पंजाब के दूसरे शहरों के भी नुमाइंदे थे, जिनकी कुल तादाद 25-30 रही होगी, लेकिन हाजरीन की तादाद कई सौ थी जो पूरे चबूतरे पर सिमटे बैठे थे। इनमें अक्सर तालिब इल्म, शहर के नौजवान,
दानिश्वर और किसान थे जिनको अदब और शेर व शायरी से दिलचस्पी थी। ये कहते हैं कि उस डाइस के ऊपर उन्होंने नाम ले दिए, ये लोग थे। इसके अलावा पंजाब के मुकामी शायर थे, अवामी शायर थे, आसपास के सूबों से तरक्की पसंद मुसन्निफीन थे जो दूसरे इससे वाबस्ता होने चाहते हैं, वो लोग थे। साथ ही तालिबे इल्म थे जो इल्म हासिल कर रहे हैं और उन्होंने इस तहरीक के बारे में पढ़ रहा है, इन लोगों के बारे में जान रखा है, वो लोग भी वहाँ पर आ गए थे। और फिर वहाँ पर किसान और मजदूरों का इजलास भी था। उस इजलास में ऐसे किसान जो अदब से ताल्लुक़ रखते थे, दिलचस्पी रखते थे, शेर व शायरी से दिलचस्पी रखते थे, वो भी उस जगह के ऊपर आ गए। तो इस तरह ये कहते हैं कि बड़ी तादाद हो गई जो उस चबूतरे पर और चबूतरे के आसपास जमा हो गई। सब सिमटे हुए वहाँ पर बैठे हुए थे और अपनी तजावीज़ पेश कर रहे थे, उनके ऊपर ये कार्यवाहियाँ कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस की रुदाद मुझे याद नहीं, मुमकिन है फैज़ को याद हो या उनके पास कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ और बहसों की रिपोर्ट महफूज हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस कॉन्फ्रेंस की रुदात से ज़्यादा अहम उसका माहौल और उसकी फ़िज़ा थी। सज्जाद ज़हीर कहते हैं कि इनको कॉन्फ्रेंस की रुदात ज़्यादा याद नहीं है। रुदात यानी किस्सा, वहाँ हाल चाल के क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या पेशकश की गई थी, किस तरह का वहाँ पर मामला गुजर रहा था। तो रुदात इनको याद नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि हो सकता है कि फैज़ को याद हो, क्योंकि फैज़ सबको तहरीरी शक्ल में बदलते जा रहे थे जो भी वहाँ पर बातचीत हो रही थी। तो ये कहते हैं उनके पास कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ उस कॉन्फ्रेंस में जो तजवीज़ें पेश की गई थी, जो नमूने पेश किए गए थे, जो काम करने के लिए मसौदे तैयार किए गए थे कि इनको हमें अमल में लाना है, अब किस तरह से मुसन्निफीन को तरगीब दिलाई जाए इस तहरीक से जुड़ने के लिए, इस तहरीक को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से तरक्की पसंद तहरीक को पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया जाए। तो वो जो तजावीज़ की गई थी और बहसों की रिपोर्ट थी, ये कहते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ के बाद वो महफूज थी। लेकिन साथ ही ये भी वाज़े कर देते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस की रुदात से ज़्यादा अहम उसका माहौल और उसकी फ़िज़ा थी। जो माहौल बन गया था, जो फ़िज़ा बन गई थी, अब कैसे बन गई थी? चारों तरफ किसान और मजदूर मौजूद थे, मेहनत कोश लोग मौजूद थे, आवाम मौजूद थी, उस किसानों से, उन मजदूरों से हमदर्दी करने वाले लोग मौजूद थे, उनके बीच में इनका इजलास हो रहा था और करीब 10,000 लोगों की वहाँ पर मौजूदगी के बीच सारे के सारे काम अंजाम दिए जा रहे थे। तो आप जानते हो किसी जगह के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हों तो खूब शोरगुल हो जाता है, खूब हंगामा रहता है और आवाज़ें कभी किधर से क्या आ रही हैं, कभी किधर से क्या आ रही हैं, तो अजीब तरह का माहौल वहाँ पर बन रहा था। ये कहते हैं मुझे अभी तक याद है कि इस कॉन्फ्रेंस की बेसरोसामानी और बेतरतीबी पर मुझको किस कदर झुंझलाहट और बेइत्मीनानी हुई थी। ये कहते हैं कि मुझे अभी तक याद है कि वो बेसरोसामानी कि कुछ सामान हासिल है, कुछ नहीं है, कभी क्या ढूंढ रहे हैं, कभी क्या ढूंढ रहे हैं, बेतरतीबी के कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई क्या बैठा हुआ है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। अलग तरह के वहाँ पर प्रोग्राम थे क्योंकि मजबूरी के अंदर उस जगह के प्रोग्राम किया गया था, सभी वहाँ पर शामिल थे। बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर किसानों और मजदूरों की थी, तो वो इंतज़ाम सही तरीके से नहीं हो सके थे, प्रोग्राम की सही तरतीब नहीं हो सकी थी, उस वजह से वहाँ बदइंतज़ामी थी, बदनिज़ामी थी। लेकिन बदनिज़ामी के बाद भी उस जगह के ऊपर एक अलग ही माहौल बन रहा था, एक अलग ही तस्वीर बन रही थी जो बहुत खूबसूरत मालूम हो रही थी। और वो कहते हैं कि ये जो मीटिंग हुई, ये जो इजलास हुआ, ऐसा इजलास ना तो पहले कभी देखा था और ना उसके बाद उनको नज़र आया। इनको उस माहौल के ऊपर झुंझलाहट भी हो रही थी सज्जाद ज़हीर को, और इनका बेइत्मीनानी भी हो रही थी कि क्या माहौल हो रहा है, किस माहौल में हम बैठे हुए हैं, क्या इस तरीके से हम हिंदुस्तान के अंदर तरक्की पसंद तहरीक को आगे बढ़ाने की बातें कर सकते हैं या किस तरह से हम अपनी तजावीज़ को पेश कर सकते हैं। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इतने सारे लोग जमा हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस तहरीक से वाबस्ता नहीं है, फिर भी वो अपनी बातें पेश कर रहे हैं, अपनी तजवीज़ रख रहे हैं। तो वो बेइत्मीनानी उनके दिल में पैदा हो गई थी। इस हंगामे में संजीदा अदबी बहस मुमकिन ना थी। संजीदा अदबी बहस जो उस तरह की अंजुमन में होती थी, उस तरह के इजलास में की जाती थी। जब सब लोग जमा होते हैं और अदीब जमा हो रहे हैं, मुसन्निफीन जमा हो रहे हैं, तो वो संजीदा अदबी बहस करते थे। अदब को इंसानियत से जोड़ने से मुताल्लिक चीज़ों के बारे में बात करते थे, अदब को
आगे बढ़ाने से मुतालिक बातें करते थे। लेकिन इतनी भीड़ की वजह से, इतने हंगामे, इतने शोर शराबी की वजह से वो अदबी बहस होना मुमकिन नज़र नहीं आ रही थी। वो कहते हैं कि संजीदा अदबी बहस इस मामले में, इस जगह के ऊपर हो ही नहीं सकती। मगर अदब में महज संजीदगी ही तो ज़रूरत नहीं। फिर खुद ही कहते हैं कि अदब में महज संजीदगी की ही तो ज़रूरत नहीं है। क्या सिर्फ संजीदगी होनी चाहिए अदब में? नहीं, अदब में संजीदगी के साथ शगुफ्तगी का होना भी ज़रूरी है। अगर संजीदा हो गए तब भी हम अदब के मेयार को पूरा नहीं कर पाएंगे, शगुफ्ता भी होना पड़ेगा। उसके लिए हमें आसानी भी अपने मेयार बनाना पड़ेगा, आसानी भी अपने आप के अंदर लानी पड़ेगी, अपनी तहजीब में शगुफ्तगी लानी पड़ेगी। दरमियाना तबके के दानिश्वर जो अपने को आम तौर से तन्हा, अब दानिश्वर के माने बात बच्चों आपको बताए गए हैं, रोशन ख्याल, अहले इल्म, अक्ल व फ़हम की बुनियाद पर कायम करने वाला शख्स, अक्ल व फ़हम की बुनियाद पर राय कायम करने वाला शख्स, ये कहलाते हैं दानिश्वर। दानिश के मतलब होते हैं अक्ल और फ़हम, और दानिश्वर जो अक्ल और फ़हम से काम ले, कोई भी बात करने से पहले अपने बारे में सोचे, उसकी समझ ले, अच्छी तरह परख कर ले कि वो कह रहा है वो बात सही है भी या नहीं, और उसके बाद अपनी राय पेश करे। तो दानिश्वर लोग वहां पर जमा थे, और ये कहा गया है दरमियाना तबके के दानिश्वर थे ये। अब इससे ऊंचे तबके के दानिश्वर कौन थे? जो उस वक्त के बड़े अदीब थे, बड़े नामवर अदीब थे, और कई अदीब उसमें से इस तरक्की पसंद तहरीक में शामिल भी नहीं हुए थे। तरक्की पसंद तहरीक में बच्चों दरमियाने तबके के दानिश्वर ही शामिल हुए थे, दरमियानी तबके के मुसन्निफीन ही इसके अंदर ज़्यादा शामिल थे। तो अब उनके बारे में बात की जा रही है कि जो दरमियानी तबके के दानिश्वर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुसन्निफीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने को आम तौर से तन्हा पाते हैं, कमज़ोर और बेबस तसव्वुर करते हैं। क्या मेहनत कश आवाम के मजमे की ताकत से अपनी रूह और नफ्स को ताज़ा और जानदार बनाना नहीं चाहते? वो जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उनको लगता है कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, हम आवाम के लिए लिख रहे हैं तो दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, हर आदमी हमारी खिलाफत करता है, हमारी बुराई करता है। तो ये कहते हैं कि वो मुसन्निफीन, वो अदीब, वो दानिश्वर, क्या उनके मन में ख्याल नहीं आता कि वो अपनी हमदर्द जनता के बीच में बैठे, अपनी हमदर्द आवाम के बीच में बैठे, जो उनको अपना समझ रहे हैं, उनके लिए जो मसाइल लिख रहे हैं वो खुद लोग उनके सामने पेश हैं, तो बोले यहाँ पर तो वो ज़रूर बैठना चाहते हैं, यहाँ से उनको ताकत मिलेगी, यहाँ से उनको लिखने का हौसला मिलेगा, यहाँ से उनको हिम्मत मिलेगी कि हाँ हम सही लोगों के लिए लिख रहे हैं, हम आज उन्हीं लोगों के बीच मौजूद हैं जिनके लिए हम अब तक लिखते आए हैं, जिनके मसलों को हम पेश करते आए हैं। तो इससे उनको बहुत ताकत मिलेगी। वो जो अकेला अपने आप को महसूस करते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, अब वो अपने आप को ना तो अकेला समझ सकते हैं और ना ही वो अपने आप को कमज़ोर तसव्वुर करेंगे। बूढ़े, नौजवान और दरमियाना उम्र के मेहनत कशों की हज़ारों आंखें चारों तरफ से ताज्जुब और हमदर्दी के साथ जलियांवाला बाग के चबूतरे पर बैठे हुए इस मजमे को देख रही थी। उनकी समझ में उनकी बहुत सी बातें ना आती हों, लेकिन वो जानते थे कि ये अदीब उनकी तरफ हैं, ये उनके साथ हैं। उनके दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि काश ये ऐसी ज़ुबान में बात करते जो उनकी समझ में पूरी तरह आती होती। अब पंजाब के अंदर ये इजलास था, पंजाब की आवाम और किसान, छोटे तबके के लोग वहाँ पर मौजूद थे, इजलास के बीच में मौजूद थे। पंजाबी ज़ुबान जानने वाले जो हिंदी नहीं जानते हैं या उर्दू नहीं जानते हैं, उनके लिए उर्दू और हिंदी जानना मुश्किल है, वो समझ नहीं पाते। तो जो आम ज़बान जानने वाले लोग थे, आवाम थी, उनके लिए इनकी ज़बान मुश्किल थी, इनकी बातें उनकी समझ से बाहर थीं। ना तो उन्हें उर्दू का इतना फ़हम था और ना ही हिंदी का इतना ज़्यादा फ़हम था। तो ये कहते हैं कि हज़ारों लोग, हज़ारों आंखें उनकी तरफ देख रही थी। उन आंखों में बूढ़े लोग भी थे, उन आंखों में दरमियाना उम्र के लोग भी थे, उन आंखों में नौजवानों लोगों की आंखें भी मौजूद थीं। सभी की नज़रें उनके ऊपर जमी हुई थी और सभी उनको बहुत शिद्दत से सुन रहे थे। उनको पता था कि ये वही लोग हैं जो हमारे मसलों को ऊपर उठाते हैं, हमारी बातों को आगे करते हैं। जो सज्जाद ज़हीर ने ही बताया कि जिनसे इनको ताकत मिलेगी, वहाँ मौजूदगी से इनको ताकत मिलेगी। ये जो आवाम है, इस आवाम की मौजूदगी से उन मुसन्निफीन को ताकत मिलेगी, क्योंकि मुसन्निफीन इन्हीं आवाम की, इन्हीं मजदूरों की और इन्हीं किसानों की बातों को तो आगे बढ़ाते हैं,
इन्हीं के सामने जो मसले पेश आते हैं, इन्हीं की कमज़ोरियों को तो वो जाहिर करते हैं, इन्हीं की परेशानियों को तो वो ऊपर उठाकर लेकर आते हैं, इन्हीं के तो मामला उठाने के लिए, इन्हीं का तो मेयार ऊपर करने के लिए ये बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी मेहनत कर रहे हैं। तो वो आवाम भी बात जानती थी, मजदूर भी, किसान भी बात जानते थे कि ये हमारे लोग हैं, हमारी बात करने वाले लोग हैं, ये हमारे मसले पेश करते हैं। तो इनको बड़े गौर व फिक्र के साथ सुन रही थी। लेकिन सज्जाद ज़हीर साथ में ये भी बयान कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा था उनकी आंखों से कि जैसे वो थोड़े हैरत में हों, क्योंकि उनको मुसन्निफ़ीन की ज़ुबान समझ में नहीं आ रही थी, पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे कि मुसन्निफ़ीन क्या हैं। तो हो सकता है उनके अंदर ये ख्वाहिश हो कि वो भी इन मुसन्निफ़ीन की ज़ुबान को सुन सकते, उनकी बात को समझ सकते, अगर वो उनकी ज़ुबान में बात करते तो उनको ये जान सकते। और अदीब भी सोचते होंगे, अभी हम उनके बीच में बैठ तो गए हैं, लेकिन उनकी ज़बान में उनके दिल की बात कहने के लिए हमें और ज़्यादा उनके पास जाना होगा। अब किसान ये सोच रहे हैं कि काश ये हमारी ज़ुबान में बात करते, काश ये हमारे अंदाज में बात करते, काश इनकी ज़ुबान हमें आती। और अदीब भी ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि अगर इनके बीच में हम बैठे हुए हैं, अगर हमें और वक्त मिलता, हमें मालूम होता कि इनकी ज़ुबान में हम बात करें, तो हम पहले ये सीख चुके होते और फिर इन्हीं की ज़ुबान में हम इनसे कलाम कर रहे होते। तो किसान भी ख्वाहिश कर रहे हैं कि उनकी ज़ुबान के अंदर बात की जाती, और अदीब भी ख्वाहिश कर रहे हैं कि इनकी ज़ुबान के अंदर बात की जाती। यानी दोनों का सोचना एक तरह से है, दोनों का नफ्स मिल चुका है, दोनों के जज्बात एक जैसे हैं, दोनों का अंदाज एक जैसा है, लेकिन फिर भी वो ज़बान वहाँ पर दीवार बनी हुई है। लेकिन दीवार बनने के बाद भी उनकी फ़हम के अंदर कोई कमी नहीं है, दोनों एक दूसरे के जज्बात से वाकिफ़ हैं, दोनों एक दूसरे के एहसासात से वाकिफ़ हैं। हुब्बे वतन का वो शोला जो जलियांवाला बाग के शहीदों ने अपना खून बहाकर रोशन किया था। हुब्बे वतन, वतन से मोहब्बत का जज्बा, वतन से मोहब्बत का वो शोला जो जलियांवाला बाग के शहीदों के लहू से रोशन हुआ था। कैसे रोशन हुआ था? जब मैंने आपको जलियांवाला बाग के शहीदों की कहानी पहले सुना दी है, बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग वहाँ पर शहीद हुए थे। सरकारी आंकड़ों में कुछ तादाद दे रखी, बहुत कम तादाद दे रखी है, लेकिन असल तादाद जो उसके बाद मरे हैं, वहाँ पर ज़ख्मी हो गए थे और बाद में भी मरे हैं, वो बहुत बड़ा आंकड़ा है बच्चों, बहुत सारे लोग मरे गए थे। उस जलियांवाला बाग हादसे के बाद हिंदुस्तान के अंदर भूचाल सा आ गया था, हंगामा हो गया था सब तरफ, और सभी का ये ख्याल था कि अब अंग्रेज़ों को हमारे मुल्क से निकालना है, इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है, अब इनको यहाँ पर रहने नहीं देंगे, अब इनको निकाल फेंकेंगे, अब इनको बाहर कर देंगे। और उसके बाद से आप देख लीजिए कि कितनी तेज़ी से इनको निकालने के लिए काम किया गया। 1919 में यह हादसा हुआ था और 1947 में अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, जबकि सन 1857 से पहले से अंग्रेज़ यहाँ पर मौजूद थे। कई बार इनके खिलाफ बगावत की गई, लेकिन बगावत को दबा देते थे, यहीं रुक जाते थे, कभी जान बाहर नहीं निकले, कभी हार नहीं मानी। लेकिन जब ये हादसा हुआ, जलियांवाला बाग का कांड हुआ, तो उसके बाद ये घबरा गए, उसके बाद सरगर्मियों में तेज़ी आ गई। जंग आज़ादी के जो मतवाले थे, उन्होंने अपनी जुस्तजू तेज़ कर दी, अपनी कोशिशें तेज़ कर दी, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमें आज़ादी मिल गई। तो ये कहते हैं कि हुब्बे वतन का वो शोला जो जलियांवाला बाग के शहीदों ने अपना खून बहाकर रोशन किया था, क्या एक ना एक दिन हमारे कौमी अदब की लकीरों को भी ताबिंदा नहीं करेगा? ताबिंदा यानी रोशन। तो वो जो शोला था, वो एक ना एक दिन हमारी कौमी लकीरों को, हमारी कौमी एकता को और हमारे कौमी जज्बात को भी ताबिंदा करेगा, उनको भी रोशन करेगा। आज़ादी सिर्फ हमें अंग्रेज़ों से नहीं चाहिए थी, आज़ादी हमें गरीबी से भी चाहिए थी, आज़ादी हमें मुआशरी तफरीक़ात से भी चाहिए थी, आज़ादी हमें मुआशरे में होने वाले जुल्म सितम से भी चाहिए थी। हर तरह की आज़ादी बच्चों, आज़ादी का मतलब सिर्फ एक ही आज़ादी नहीं है कि अंग्रेज़ यहाँ से छोड़कर चले गए और हम आज़ाद हो गए। बहुत सारी तरह की आज़ादी है, आज़ादी के कई किस्में हैं, जिसमें हमें अभी लड़ाई लड़ना बाकी है, और लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे आज़ाद होने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आज़ादी की वो रोशनी जो जलियांवाला बाग के शहीदों के लहू से रोशन हुई थी, उनके लहू से वो रोशनी हुई थी, तो ये कौमी अदब की लकीरों को भी ताबिंदा करने के लिए आगे बढ़ गई। ऐसी लकीरें और ऐसे लफ्ज़ जो आवाम के दिलों में खुब जाएं, खुब यानी घुसना, गड़ जाना, धंस जाना, अंदर तक चले जाना, ये वो लकीरें थी जो
ऐसे लफ्ज़ जो आवाम के दिलों में खुब जाएं और उनके दिमाग में उजाला करें और उनको आज़ादी और तरक्की की शाहराह पर ज़्यादा तेज़ी से और साबित कदमी से आगे बढ़ाएं। आज़ादी और तरक्की की शाहराह, शाहराह यानी बड़ा रास्ता, वसी रास्ता, चौड़ा रास्ता। तो वो जो शोला जला हुब्बे वतनी का जलियांवाला बाग से, उससे हमारा मुल्क तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमारी आज़ादी अधूरी रह गई। हमें बहुत सारी चीज़ों से अभी आज़ादी हासिल करनी थी और वो काम करा हमारे अदीबों ने और वो कोशिश करते चले गए। अब ये बता रहे हैं कि उसको वहीं से रोशनी मिली, जलियांवाला बाग के शहीदों से, जो मुसन्निफीन की वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई, वहीं से उनको रोशनी मिल रही है और वो उस रोशनी से तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, मुल्क की कशमकश को दूर करने के लिए, आपसी तफरीक को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, जो मसले पेश आ रहे हैं उस मसलों को ख़त्म करने के लिए आज भी कोशिश कर रहे हैं, आज भी जुस्तजू कर रहे हैं, अपने कलाम के ज़रिए भी और अपने कारनामों के ज़रिए भी। जिस तरह से वो कर सकते हैं, लोग अपने वतन की तरक्की के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हम सब का ये फ़र्ज़ है बच्चों कि हम भी कोशिश करें अपने वतन को आगे ले जाने के लिए, हम भी ऐसी चीज़ों से दूर रहें जिससे हमारे मुल्क की बदनामी हो, जिससे हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामज़न होने से पीछे हट जाए। तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने वाले काम हमें करने हैं। पंजाब के इस सफ़र में मुझे अल्लामा इकबाल से मिलने की भी सादत नसीब हुई। अब यहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस का जो रुदात बयान की गई है, जो हाल बयान किया गया है, वो मुकम्मल हो गया है। अगला किस्सा जो इसी याद से जुड़ा हुआ है, अमृतसर दौरे से ही जुड़ा हुआ है। सज्जाद ज़हीर ने अमृतसर का दौरा किया है, उस दौरे से जुड़ा हुआ है, वो है अल्लामा इकबाल से इनकी मुलाकात। अल्लामा इकबाल बच्चों बहुत बड़ी शख्सियत है, उर्दू अदब की भी और हमारी ज़िंदगी की भी बहुत बड़ी शख्सियत है। बहुत सारे पैगामात आपकी शायरी के अंदर छुपे हुए हैं। बचपन से हम उनकी शायरी और उनके कलाम पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, खूब सुनते हैं और खूब उनके ऊपर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये कहते हैं कि पंजाब के इसी सफ़र में मुझे अल्लामा इकबाल से मिलने की भी सादत नसीब हुई। पहली बार जब मैं लाहौर आया था तो डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो सकी थी। ज़ाहिर है इकबाल से मिलना और तरक्की पसंद अदब की तहरीक के मुतालिक से उनके गुफ्तगू करना हमारे लिए ज़रूरी था। ये कहते हैं कि इससे पहले भी मैं लाहौर आया था, अमृतसर पंजाब से करीब में ये लाहौर, लेकिन उनसे मिल नहीं पाया था। अब की बार मिलने का मौका मिला है, तो ये मौका सज्जाद ज़हीर चूकना नहीं चाहते, ज़रूर मिलना चाहते हैं उनसे। तो ये कहते हैं कि अब उनसे मिलना चाहता था। और दूसरी बात ये है कि जो तरक्की पसंद तहरीक शुरू हो गई है हिंदुस्तान में, अल्लामा इकबाल को भी इस तहरीक से वाबस्ता कराना था, उनके ख़यालात भी इस तहरीक के बारे में जानने थे और उनको भी बताना था कि आप भी अगर इस तरह की शायरी के मौज़ूआत, अपनी शायरी में इस तरह के मौज़ूआत शामिल करेंगे तो हम सब मिलकर बहुत बड़ा बदलाव इस ज़माने में ला सकते हैं। तो उनसे मिलना ज़रूरी था। तासीर ने अमृतसर में हमें बताया कि उन्होंने अल्लामा से नई तहरीक के बारे में गुफ्तगू की है। उन्होंने इससे हमदर्दी और दिलचस्पी का इजहार किया है। अमृतसर में जब जाने की तैयारी हो रही है तो पहले ही तासीर ने उनको बता दिया कि अल्लामा से मैं इस बारे में गुफ्तगू कर चुका हूँ, इनको इस तहरीक के बारे में बता चुका हूँ, इस तहरीक की अच्छाइयाँ बता चुका हूँ, इस तहरीक से मफाद बता चुका हूँ और अल्लामा इकबाल ने इससे हमदर्दी का इजहार किया है। इसको आगे बढ़ाने की बात अल्लामा इकबाल ने की है। सादत यानी तौफीक, खुशनसीबी, अल्लामा इकबाल से मिलने की सादत, खुशनसीबी ये कि अल्लामा इकबाल से मिलने का मौका मिला है। अमृतसर से डॉक्टर अशरफ और मैं लाहौर आए और मियाँ इफ्तिखार उद्दीन के यहाँ ठहरे। मियाँ साहब ने अल्लामा इकबाल से मिलने का वक्त मुकर्रर कर लिया था। हम तीसरे पहर चाय के बाद उनकी कोठी के ऊपर पहुँचे। अल्लामा इकबाल की कोठी के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ की यादें बयान कर रहे हैं, वहाँ का हाल बयान कर रहे हैं कि हम पहले तो डॉक्टर अशरफ और वो सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर अशरफ और तासीर, ये दोनों साथ में गए वहाँ पर लाहौर के अंदर। ये मियाँ इफ्तिखार उद्दीन के घर के ऊपर ठहरे, यहाँ पर इन्होंने सुकूनत इख्तियार की और वहाँ थोड़े रुकने के बाद अल्लामा इकबाल से मिलने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया। जो इफ्तिखार साहब थे, इन्होंने पहले ही अल्लामा इकबाल से टाइम ले लिया था, वक्त ले लिया था कि हम इस वक्त के ऊपर इन मुसन्निफीन को लेकर आपके पास आ रहे हैं। मुकर्रर वक्त के ऊपर ये पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद ही बयान करते हैं कि हम तीसरे पहर पहुँचे थे, चाय के बाद उनकी कोठी के ऊपर चले गए थे। गर्मियों के दिन थे और इकबाल अपनी कोठी के बाहर एक खुरदरी बान की चारपाई पर नीम दराज अपने बिस्तर का तकिया लगाए बैठे थे और हुक्का पी रहे थे।
इकबाल नज़र आ गए इनको, सामने बयान कर रहे हैं। बोले हम चाय के वक्त के बाद गए थे, तीसरे पहर ख़त्म होने वाला था, उस वक्त हम गए। इकबाल अपने घर के बाहर ही मौजूद थे, लॉन के अंदर बैठे हुए थे। चारपाई थी, बांध की चारपाई थी, उसके ऊपर उनके जो बिस्तर पड़े रहते हैं, उन बिस्तरों पर नीम दराज हुआ, यानी थोड़े आड़े होकर लेटे हुए थे, अपनी कमर टिकाए सहारा लिए हुए वहाँ पर बैठे हुए थे। और हम उनके पास जाकर बैठ गए। वो अशरफ से और मुझसे बड़े तपाक और शफकत से मिले। शफकत यानी मोहब्बत, और तपाक यानी बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी मेहरबानी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अशरफ से और सज्जाद ज़हीर से अल्लामा इकबाल ने मिले, उनका इस्तकबाल किया और उनको बैठने का इशारा किया। उनके पलंग के गिर्द जो 3-4 मुड्डे रखे हुए थे, हम उन पर बैठ गए। हम दोनों डॉक्टर साहब के दाहिने तरफ थे। इकबाल से पहली बार मुलाकात का तजुर्बा मेरे लिए कोई मामूली बात नहीं थी। सज्जाद ज़हीर कबूल कर रहे हैं इस बात को कि पहली बार अल्लामा इकबाल से इनकी मुलाकात हो रही है, और ये कहते हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैंने आपको बताया बच्चों, अल्लामा इकबाल मामूली शायर नहीं है, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत अजीम शायर हैं, अज़मत वाले शायर हैं। इनसे इनको मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है, और ये कहते हैं कि ये मुलाकात कोई मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए अल्लामा इकबाल से मिलना। उनका कलाम बचपन से हमारे जहन के अंदर और रूह में बल्कि खून में रचा हुआ था। छोटी उम्र में जब हमारी ज़ुबान में लुकनत थी, लुकनत यानी हकलाहट, हकलापन, जब हम हकलाते थे, हमको उन कौमी और मिल्ली तराने याद कराए गए थे। जो जो उम्र बढ़ी और शऊर आया, मुसद्दस हाली के साथ साथ शिकवा, जवाब शिकवा, शम्मा और शायर के बेशतर हिस्से विर्द ज़ुबान रहते थे। ये अब बयान कर रहे हैं कि बचपन उनका इकबाल के नगमे गुनगुनाते हुए गुजरा है, इकबाल की नज़में गुनगुनाते हुए गुजरा है, और उनके नाम भी ले रहे हैं कि जब बचपन थे तो इकबाल के कौमी और मिल्ली तराने ये गुनगुनाते थे जो बांग दरा में शामिल थे। इसके बाद ये जो जो उम्र बढ़ी तो उनका मुसद्दस इनको पड़ा। ये मद्दो जज़र इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं। मुसद्दस था, हाली के ऊपर मुसद्दस लिखा था, और मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम के नाम से शाया हुआ था। इसके साथ ये शिकवा, जवाब शिकवा, शम्मा और शायर के बेशतर हिस्से विर्द ज़ुबान में रहते थे, यानी इनके कलाम पढ़ पढ़ के ही इकबाल के बारे में जान कर ही ये बड़े हुए थे। इंग्लिस्तान की तालीम के ज़माने में इकबाल का फ़ारसी कलाम पढ़ते रहे। मैं खुद जब अपनी ज़हनी और अदबी तरबियत के मुतालिक अपने तालिबी इल्मी के ज़माने का ख्याल करता हूँ तो उर्दू के शायरों में अनीस, गालिब, हाली और इकबाल का उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा नज़र आता है। आपके भी बच्चों पसंदीदा शायर होंगे जिनके ऊपर आपको इक़्तिबास लिखना है, आपको उनके बारे में भी तफसील से लिखना पड़ेगा, तो आप याद कर लें, समझ लें कि आपका पसंदीदा शायर कौन है, और बनावटी बात ना करते हुए जो पसंदीदा शायर है उसके बारे में आप अभी से तरबियत लेना शुरू करें, उसके बारे में मुताला करना शुरू कर दें। जो भी अगर आपके गालिब हैं पसंदीदा शायर तो गालिब की नज़मों को पढ़िए, उनके कलाम को पढ़िए। हाली हैं तो उनके कलाम को पढ़िए, उनकी नज़मों को पढ़िए। अल्लामा इकबाल को आप पसंद करते हो तो अल्लामा इकबाल की नज़मों को, इनके कलाम को पढ़िए, उनकी खुसूसियात को समझिए, किस तरह की ज़िंदगी अल्लामा इकबाल ने गुजारी, क्या क्या पैगामात दिए, उनको आप याद कीजिए, उनको आप लिखिए, ताकि अगर एग्ज़ामों में आपसे पूछ लिया जाए कि पसंदीदा शायर के ऊपर आप इक़्तिबास लिखिए तो आपको परेशानी ना हो, आप आसानी से उसको लिख देंगे। और फिर आप जब लिखेंगे तो वो बनावटीपन नहीं आएगा, वो आपकी अलग ही तरह की होगी, अलग ही तरह की खूबसूरती उसके कलाम, आपके कलाम के अंदर पैदा हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं, सज्जाद ज़हीर कह रहे हैं, जो इनके शायर थे बचपन इनके साथ गुजरा और बचपन में इनका मुताला करते गए, तो ये अनीस, गालिब, हाली और इकबाल का नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इन्हीं के कलामों को पढ़ने में गुजरा है। यानी अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आपने किस शायर के कलाम पढ़े, किन शायरों से आप मुतासिर हुए, तो सज्जाद ज़हीर कह रहे हैं कि ये वो शायर हैं जिनसे हम मुतासिर हुए। ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा इन्हीं शायरों की शायरी को पढ़ने के अंदर, इन्हीं शायरों के कलाम को पढ़ने के अंदर गुजरा है। आगे आते हैं बच्चों। हमारे साथ अल्लामा इकबाल के इल्तिफ़ात व इनायत का अंदाज़ ही कुछ ऐसा था कि मुझे जुर्रत हुई कि सबसे पहले उनसे हमें जो इख्तलाफ और शिकायतें थीं वही उनके सामने पेश करूं और महज अक़ीदतमंदी की बातें ना करूं। सज्जाद ज़हीर कहते हैं कि वो हमें इतनी शफ़क़त और इतनी मेहरबानी के साथ मिले, इल्तिफ़ात, शफ़क़त के साथ, इनायत के साथ, मेहरबानी के साथ,
यानी इतने अपनेपन से मिले, इतने प्यार से हमसे हमारा इस्तकबाल किया और इस तरह से हमारे उससे गुफ्तगू की कि हमारे हौसले बढ़ गए, ये जुर्रत हो गई, मतलब हिम्मत बढ़ गई, हौसले बढ़ गए, ताकत आ गई अब इकबाल के सामने बात करने की। वरना इकबाल के सामने बात करने की हिम्मत थी क्या इनकी? हौसले वैसे ही पस्त हो जाते थे इकबाल का नाम सुन के ही। लेकिन इकबाल का अंदाज़ देखिए, वो फ़कीराना अंदाज़ देखिए कि इनसे किस तरह से गुफ्तगू की कि इनके अंदर हिम्मत बढ़ गई, हौसला बढ़ गया, और ये अब इकबाल की तारीफ़ नहीं करना चाहते थे। इन्होंने सोचा कि अगर मैं इकबाल की तारीफ़ करूँगा, ये बताऊँगा कि हम तो बचपन से आपके दीवाने हैं, हम आपके आशिक रहे हैं, आपका कलाम पढ़ते पढ़ते हमारी ज़िंदगी गुजरी है, तो फिर वो बनावटी से लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे मैं इकबाल की तारीफ़ें कर रहा हूँ, झूठी तारीफ़ें कर रहा हूँ, इससे इकबाल शर्मिंदा भी हो सकते हैं। तो हम इकबाल से उनकी तारीफ़ें नहीं करेंगे, इकबाल से उन कमियों के बारे में बात करेंगे, उन शक के बारे में, शकूक के बारे में बात करेंगे जो इकबाल ने जाहिर किए हैं, यानी जिनसे इकबाल नाइत्तेफाकी रखते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये कहते हैं कि महज अक़ीदतमंदी की बातें ना की जाएं जो हमारे इख्तिलाफ हैं, जिससे हम इकबाल के नज़रिए से खिलाफत रखते हैं, उन इख्तिलाफात के ऊपर हम बात करेंगे, इकबाल की हम तारीफ़ नहीं करेंगे। जबकि उनका दिल कह रहा है कि इकबाल के कदमों के ऊपर सर रख दें, इतनी बड़ी अजीम शख्सियत से उनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन फिर भी सज्जाद ज़हीर की हिम्मत देखिए कि वो तैयार हो गए इस बात पे कि हम इख्तिलाफात के ऊपर बात करेंगे, यानी जहाँ बहस हो रही है इकबाल से बहस करेंगे। सोशलिज्म के बारे में गुफ्तगू शुरू हो गई। अब सोशलिज्म वो मुद्दा है कि जहाँ पर इकबाल इख्तिलाफ रखते थे, इकबाल को सोशलिज्म के कुछ चीज़ों में शक था, पूरी तरह से सोशलिज्म को वो सही नहीं मानते थे और उसके बारे में उन्होंने कुछ शकूक भी जाहिर किए थे और पूरी तरह से सोशलिज्म को वो अच्छा नहीं मानते थे। तो यहाँ पर इख्तिलाफ हो गया। सज्जाद ज़हीर सोशलिज्म की बहुत तारीफ़ करते थे, इश्तराकियत की बहुत तारीफ़ करते थे, तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे, तो सोशलिज्म और इश्तराकियत जो है इनके कलाम के अंदर पाई जाती थी। अब ये इख्तिलाफ हो गया। सज्जाद ज़हीर ने इसी मौके के ऊपर बात किया, इसी मौजू के ऊपर बात शुरू की कि हम इकबाल से इख्तिलाफात की ही बात करेंगे। मैंने कहा कि नौजवान तरक्की पसंद अदीबों का गिरोह इस नए नज़रिए से काफ़ी मुतासिर है। वो बड़ी तवज्जो और संजीदगी से मेरी बातें सुनते रहे, बल्कि मुझे मालूम होता था कि वो इस तरह की बातों के लिए मेरी हिम्मत अफजाई फरमा रहे हैं। उन्होंने सोशलिज्म की बातें करना शुरू की और बताया कि आजकल के जो नौजवान शोरा हैं वो सोशलिज्म की बड़ी हिमायत करते हैं। जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हैं वो शोरा भी सोशलिज्म से हिमायत रखते हैं, इश्तराकियत से हिमायत रखते हैं। और आपको इस तरफ गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि जब नौजवान जुड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छाई होगी, कुछ ना कुछ तो इसमें अच्छी चीज़ें होंगी कि ये लोग इसकी तरफ वाबस्ता हैं। वो सज्जाद ज़हीर कहते हैं कि मैं उनको बात बता रहा था, समझा रहा था और इकबाल मेरी बातों को खामोशी से सुनते चले आ रहे थे। कुछ उन्होंने बोला नहीं, कोई उन्होंने रोका टोका नहीं, खामोशी से उनकी गुफ्तगू को सुन रहे थे। और सज्जाद ज़हीर कहते हैं कि एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उनकी खामोशी भी मेरे हौसला अफजाई कर रही है, मेरी हिम्मत कर रही है कि अगर वो कुछ बोल पड़ते तो ऐसा लगता कि जैसे मैं उनके सामने बोल नहीं पाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, इसलिए वो खामोश रहे और खामोशी से मेरी हौसला अफजाई करते रहे। फिर उन्होंने कहा, तासीर ने मुझसे तरक्की पसंद तहरीक के मुतालिक 2-1 बार बातें की थी और मुझे उससे बड़ी दिलचस्पी हुई। मुमकिन है सोशलिज्म के समझने में मुझसे गलती हुई हो। बात यह है कि मैंने उसके मुतालिक काफ़ी पढ़ा भी नहीं है। मैंने तासीर से कहा था कि वो इस मौजू पर मुझे मुस्तनद किताबें दें। उन्होंने वादा किया था लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया। मेरा नुक्ता नज़र आप जानते हैं। जाहिर है मुझको तरक्की पसंद अदब या सोशलिज्म की तहरीक के साथ हमदर्दी है। आप लोग मुझसे मिलते रहिए। कितने खुलूस के साथ अल्लामा इकबाल ने अपना नज़रिया पेश कर दिया है, अपना नज़रिया जाहिर कर दिया है कि मैं तो सोशलिज्म को बुरा नहीं समझता, अलबत्ता मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। मालूमात करने के लिए मैंने तासीर को कहा था कि मुझे कुछ मुस्तनद किताबें दें। मुस्तनद यानी मोतबर, एतबार के काबिल एतमाद, जो सनद याफ्ता हो। मुस्तनद कहते हैं जिसकी सनद मौजूद हो, जिसका सबूत मौजूद हो, जिस किताब के अंदर जो बयान कर दिया गया हो वो बिल्कुल सच्चाई हो और उस सच्चाई को भी परख ली गई हो,
सनद के साथ मौजूद हो। तो ऐसी किताबें इन्होंने तासीर से मांगी थी कि तासीर साहब से मैंने कहा था वो किताबें मुझे दें, शायद भूल गए, अभी तक वो किताबें नहीं दी। मैं सोशलिज्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानता और तुम्हारी तहरीक से मुझे हमदर्दी है। मैं तुम्हारी तहरीक से भी और सोशलिज्म से भी वाबस्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं इससे हमदर्दी जाहिर कर रहा हूँ। मैं इसको पढ़ूंगा, इसको समझूंगा और उसके बाद मैं इसके ऊपर अपनी राय जाहिर करूंगा। और साथ में कहते हैं कि आप लोग मुझसे मिलते रहिए, यानी आप लोग मुझसे मुलाकात करते रहिए, आप आते रहेंगे तो इस मसले के ऊपर और हमारी गुफ्तगू होगी और बहस होगी। तो ये अल्लामा इकबाल की सादगी है कि सादगी से उनकी बात सुनी, समझी और उसके बाद अपनी गलती को भी मान रहे हैं कि अगर हो सकता है कि मेरा नज़रिया गलत हो, यानी कह रहे हैं कि सोशलिज्म सही नहीं है, लेकिन ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि मेरा नज़रिया गलत हो, मुझे इसकी बुराइयां ही दिखाई गई हूँ, मुझे इसकी कमियां ही मेरे ऊपर जाहिर हुई हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। आप कबूल कर रहे हैं इस बात को कि मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए जब मैं जान लूँगा, अच्छी तरह इसका मुताला कर लूँगा, सोशलिज्म के बारे में जान लूँगा। सोशलिज्म यानी इश्तराकियत, समाजवाद जिसको कहते हैं, सोशलिज्म के बारे में जब मैं जान लूँगा तब मैं अपनी बात रखूँगा। आप लोग मुझसे मिलते रहिए। अल्लामा इकबाल से तरक्की पसंद अदब की तहरीक के मुतालिक हमारी बातचीत तिश्ना और नामुकम्मल रही, इसका मुझे अफसोस रहा। तिश्ना यानी अधूरी रह गई, प्यासी रह गई। ये कहते हैं अल्लामा इकबाल से तरक्की पसंद अदब की तहरीक के बारे में जो बातचीत करनी थी, जो उनको बताना था, वो अधूरा रह गया, क्योंकि अल्लामा इकबाल उस वक्त उससे मुताबिकत नहीं रखते थे, उन्होंने मुताला नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं मुताला कर लूँगा तब अपन इसके ऊपर बात करेंगे, अभी मुझे पता ही नहीं है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, अगर गलत हूँ तो मैं गलती मान लूँगा, लेकिन पहले मैं मुताला करूँगा। तो इनको अपनी उस बहस का अधूरा रहने का अफसोस है कि हम उस मसले के ऊपर अल्लामा इकबाल से ज़्यादा बात नहीं कर सके, ख़ास तौर पर इस वजह से कि अल्लामा इकबाल ने हमारी तहरीक के साथ दिलचस्पी और हमदर्दी का इजहार किया था। इस वजह से और इनको अफसोस था कि अल्लामा इकबाल से बहस नहीं हो सकी, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने उनसे हमदर्दी जाहिर की थी। अगर अल्लामा इकबाल ने हमदर्दी जाहिर की थी तो इसका मतलब ये है कि अल्लामा इकबाल उस तहरीक से जुड़ना चाहते थे, वाबस्ता होना चाहते थे, सोशलिज्म को अपनाना चाहते थे, लेकिन नहीं अपना पाए। मैंने तहैया किया कि अगली बार जब पंजाब आऊँगा तो उनसे फिर मिलकर तहरीक के मुतालिक ज़्यादा वजाहत से गुफ्तगू करूँगा। तहैया यानी अपने आप के अंदर उन्होंने इरादा कर लिया, तय कर लिया कि अभी तो मुलाकात मुख्तसर रही, अल्लामा इकबाल से हमारी इस मसले पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो पाई है और हम भी अल्लामा इकबाल को ज़्यादा समझा नहीं पाए हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मुस्तनद किताबें चाहिए, सनद शुदा किताबों के बारे में उन्होंने सवाल किया था। तो हम सनद शुदा किताबों के हवाले से ही उनसे बात करेंगे। अगली बार मैंने तय किया है कि अगली बार जब उनसे मिलेंगे तो पूरी वजाहत से उनको तरक्की पसंद तहरीक के बारे में समझाऊंगा, सोशलिज्म के बारे में बताऊंगा और फिर हम उनको भी इस तहरीक से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो अगली बार बात करने की सोची थी, लेकिन कहते हैं लेकिन बदकिस्मती से इसका मौका नहीं मिला। जब मैं दोबारा लाहौर गया तो वो ताहिर कुद्दूसी इस जहां से परवाज़ कर चुका था। अब ये कहते हैं कि जब दोबारा लाहौर जाने का मौका मिला तो मेरी बदकिस्मती कहिए कि तब तक अल्लामा इकबाल इस दुनिया से, इस दार फ़ानी से कूच कर चुके थे, यानी तब तक उनका इंतकाल हुआ था। ताहिर कुद्दूसी, कुद्स का ताहिर, बड़े मुकाम का ताहिर, बड़े मुकाम का परिंदा जिसकी परवाज़ आला मुकाम के ऊपर हो, तो ये ताहिर कुद्सी अल्लामा इकबाल को कहा जा रहा है। और 1938 के अंदर अल्लामा इकबाल इंतकाल फरमा गए थे। ये 1937 की रुदाद इन्होंने बयान की है, 1937 का हाल यहाँ पर बयान किया है। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की जो तहरीक है ये 1935 में शुरू हो गई थी आलमी तौर पर। 1935 में लिखना शुरू कर दिया था इस मौज़ूआत के ऊपर, इनके मुताल्लिक़ मौज़ूआत के ऊपर। 1936 में ये हिंदुस्तान में शुरू हुई। मुंशी प्रेमचंद भी इसके अंदर शामिल थे, बहुत सारे अदीब, बहुत सारे मुसन्निफ़ीन इसके ऊपर शामिल थे। सज्जाद ज़हीर, फैज़ अहमद फैज़ इसके अहम कारकुनों में शामिल थे। 1937 का यह हाल बयान किया है। पंजाब के अंदर अमृतसर की जो मंजूमन बनी, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तहरीक शुरू हुई, वहाँ से इनका ताल्लुक़ था। पंजाब में इनकी मुसन्निफ़ीन जो शुरू हुई, इजलास हुआ, उस इजलास की इन्होंने हाल बयान किया है यहाँ पर। वो इजलास एक किसान इजलास जो वहाँ पर उस वक्त जलियांवाला बाग में मौजूद था, उसी के साथ मुनक़्क़द किया गया था। पंजाब के किसान और मज़दूरों के इजलास के साथ ही तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का इजलास हुआ, उसकी यादें ज़ाहिर की हैं और फिर अल्लामा इकबाल से मुलाकात की यादें भी
सज्जाद ज़हीर ने यहाँ पर शामिल की हैं। फिर 1938 के अंदर अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया था, यानी 1 साल बाद ही, मुलाकात के 1 साल बाद ही अल्लामा इकबाल चले गए थे। और इस तरह से ये अफसोस के साथ इन यादों को यहाँ पर इख्तिताम दे देते हैं। ये बच्चों सज्जाद ज़हीर की यादें हैं, जो यादें के उन्वान से आपने लिखे हैं। मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि यादें उर्दू अदब की सिंफ तो नहीं है, लेकिन आप देखिए कितनी अहम यादें यहाँ पर मौजूद हैं। ये अदब पारी की हैसियत रख रही हैं, अदब की शक्ल के अंदर हमारे सामने मौजूद हैं। उर्दू अदब के अंदर ऐसे ही अदब की, ऐसे ही अदीबों की अहमियत है, जो अपनी ज़िंदगी के बारे में जब हाल बयान करते हैं तो अदब को पामाल कर देते हैं, तो वो अदब को मालामाल कर देते हैं। सज्जाद ज़हीर भी ऐसे ही मुसन्निफ़ हैं, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे और तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की अगवाई भी आप कर रहे थे, आगे लेकर उनको चल रहे थे। यहाँ पर बच्चों सज्जाद ज़हीर की यादें मुकम्मल हो गई हैं। अगले हिस्से के अंदर हम इन यादों से मुताल्लिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। अगला हिस्सा आने तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।